नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी जब पाकिस्तान के साथ में हमारा ऑपरेशन सिंदूर कहें या ये लड़ाई कहें, युद्ध कहें, गुत्थम गुत्था हुई थी, उस दौरान चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। उसने बहुत सारे विमान दिए, ये दिए, दुनिया जानती है। उसके बावजूद भारत में वो जो एक कुनवा है, एक परिवार अनरजिस्टर्ड वाला, उसके खातों का ऑडिट नहीं होता इस देश में। ये कांग्रेस का कमाल है इस देश में। उस कुनबे का रुख चीन के प्रति कितना नरम था, और मैंने आपको बताया था नरम इसलिए था, मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं, कि वहां से बहुत गहरे संबंध हैं इस कुनबे के और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और चीन की सरकार के। लेकिन आज मैं कुछ नई जानकारियां लेकर आया हूं, और ये जानकारियां बताती हैं कि किस तरह से मेरे देश में, मेरे देश का नीति निर्धारण करने वाले संस्थान चीन से पैसा लेते हैं, और चीन के साथ में ये जो लेन देन का व्यवहार है, इसके पीछे इस देश की सुरक्षा का सबसे जिम्मेदार आदमी, जिसको हम बोलते हैं जेम्स बॉन्ड, अजित डोवाल, उसका संबंध सामने आता है। अजित डोवाल के चाइना कनेक्शन सामने आते हैं, यहां तक कि चाइना से पैसे मिलने की बात भी रिकॉर्ड में है। कैसे होता है ये, क्यों होता है? देश में गरीब बच्चों को शिक्षा देने वाला आमोद कंठ, अगर उनको सिलाई कढ़ाई सिखाने वाला, पालने वाला अनाथ बच्चों को अगर एक एनजीओ चलाता है, उसको फंड मिलने में दिक्कत आती है। लेकिन भारत में नीति नियंता संस्थाएं, मैं बताऊंगा कैसे हैं, उन संस्थाओं को कैसे पैसे चीन से मिलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, एक देश में एक संस्था है ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये संस्था, इसकी स्थापना अंबानी भाई ने की है। मेरे ख्याल से ये मुकेश अंबानी ने की है, या पहले बड़े वाले अंबानी जी के साथ, जो भी हो। और ये बाकायदा एक रायसीना डायलॉग करके सालाना एक उत्सव आयोजित करते हैं, और इस उत्सव में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया भर के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, और वहां पर मंत्रणा होती है नीतियों के बारे में। और उन नीतियों की जो मंत्रणा होती है, उस मंत्रणा के साथ में बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन दुनिया भर में इस थिंक टैंक के अंदर जो चल रहा है उसके कारण होते हैं। ये थिंक टैंक इसके अलावा तरह तरह की रिसर्च करता है, रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और बताता है कि कहाँ पर, जैसे हम यहाँ रिसर्च करके आपको बताते हैं कि वो बड़े लेवल पे करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे नीति में क्या करना चाहिए, कहाँ कमी रह गई है, क्या क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये जो तथाकथित है ये सारे काम, तो ये करने वाला जो थिंक टैंक है ORF, वो ORF जो है, उसमें अजित डोवाल का बेटा शौर्य डोवाल बड़े अहम पद पे है। अंबानी का फाउंडेशन, शौर्य डोवाल उसमें अहम पद पे है। अमेरिका में रहते हैं शौर्य डोवाल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बच्चे अमेरिका में जिनके रहते हैं, एक धारणा ये भी है हिंदुस्तान के एलिट के अंदर कि ये बच्चे अमेरिका में रहते हैं, मतलब अमेरिका में गिरवी है बच्चा। किसी दिन ट्रंप कह देगा देश के बाहर नहीं जाओगे, तो क्या कर लेगा आदमी। और जितने भी बड़े लोग हैं, उनके बच्चों को वहाँ पर अहम पदों पर वैसे ही रखा रहता है। अब ये डिप्लोमेसी के लोग कहते हैं, अंदर के लोग कहते हैं मुझे नहीं पता ये टिप्पणी उनकी कैसे आती है, क्यों आती है, कितना ठोस है, लेकिन ये बातें कही जाती है। खैर, उसको अलग रख दें। एक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये एक थिंक टैंक है, यानी ये यहाँ पे विचार मंथन वगैरह होते हैं, और देश की नीतियों में इनका इन्फ्लुएंस रहता है। इसमें बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स, पुराने लोग, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, हिंदुस्तान का हु इज हु काम करता है। और ये लोग अलग अलग जगहों पर सरकार की नीतियों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अधिकारियों से इनके संबंध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत सारे इनके साथ जुड़े होते हैं। और वहाँ के जरिए ये माना जाता है कि ये थिंक टैंक कहीं ना कहीं कभी कभी अंबानी के लिए लॉबी भी करता है, लेकिन देश की नीतियों के निर्धारण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोग हर साल एक रायसीना डायलॉग आयोजित करते हैं, जिसमें दुनिया के टॉप के लीडर, टॉप के कई देशों के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
वो सब भी आते हैं और यहाँ पर जो विचार विमर्श होते हैं, जो बातें होती हैं और बातें पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं, उनके ज़रिए दुनिया की नीतियाँ प्रभावित होती हैं। तो ये अंबानी का ये फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। अब ये फाउंडेशन जो है, इस फाउंडेशन में एक आदमी काम करता है, ध्रुव। अब ये ध्रुव कौन है? ये ध्रुव जो है, इसका पूरा नाम बताते ही आप समझ जाएंगे कौन है। वो आदमी है ध्रुव जयशंकर। ध्रुव जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेटा है, अमेरिका में रहता है और वो इस फाउंडेशन में बहुत अहम पद पे काम करता है। अब ध्रुव जयशंकर की भूमिका, डोभाल साहब की भूमिका पे अभी आऊंगा। यहां पर अहम हो जाती है कि एक फाउंडेशन जो देश की नीतियों में विदेशी लोगों के साथ तालमेल करता है और देश की नीतियां प्रभावित करता है, जिसका संचालन अंबानी करता है और जिसमें एस जयशंकर का बेटा अहम पद पे है, अमेरिका में रहता है, उसको चीन से पैसा क्यों मिला? चीन से बाकायदा करीब 2.25 करोड़ रुपए की राशि इस फाउंडेशन को मिली है। 2016 में 29 अप्रैल को 7,70,000 रुपए मिले, 4 नवंबर को 11,55,000 रुपए मिले, 31 दिसंबर को 1,06,00,000 रुपए मिले। 2017 में 50 लाख मिले दिसंबर में। तो भाई आपको चीनी दूतावास 1,76,000 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? और एक ऐसी संस्था को जो इस देश की नीतियों पर असर डालती है, वो चीन से पैसे ले रही है 2.25 करोड़ रुपए, और उस संस्था में इस देश के विदेश मंत्री का बेटा जो है बहुत प्रमुख पद पे है। और ये राशि जो है चीनी दूतावास का जो कोलकाता में ऑफिस है, वहां से जारी की गई है। और यह तब होता है जब एस जयशंकर का बेटा ORF के US इनिशिएटिव में डायरेक्टर है। बाकायदा ये जो पैसा मिला है, और ये बाकायदा ORF की वेबसाइट पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन के तौर पे। लेकिन सरकार ने और ORF ने कभी नहीं बताया कि विदेशी पैसा, चीन का पैसा उसने स्वीकार क्यों किया। याद कीजिए, भारत में एक मीडिया संस्थान है जिसका नाम है न्यूज़ क्लिक। न्यूज़ क्लिक को एक ऐसा आदमी फंड करता था जो पूरी दुनिया में इस तरह के मीडिया संस्थानों को, जो पूंजीवादी शोषण के खिलाफ काम करते हैं, कुछ ना कुछ धनराशि देता है। उसने न्यूज़ क्लिक को भी धनराशि दी, ऑफिशियली दी, ऑन रिकॉर्ड दी। उस न्यूज़ क्लिक को इन्होंने बंद कर दिया, उस न्यूज़ क्लिक के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, उसके सारे पत्रकारों, कार्टूनिस्टों, जो आदमी वहाँ लेख भी लिखता था, उसके सारे कंप्यूटर, मोबाइल सब जब्त कर लिए, उनके टैबलेट, लैपटॉप जब्त कर लिए और न्यूज़ क्लिक पे ताला डाल दिया। आरोप लगाया कि उसके ऊपर वो जो आदमी इनको पैसे दे रहा है, उस आदमी का संबंध चीन से है, क्योंकि फंडिंग चीन की नहीं थी उसके पास। वो आदमी एक ऐसा आदमी था, जैसे सबीर भाटिया जिसने हॉटमेल बनाई, ऐसी उसने वहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट बनाया था, IT प्रोडक्ट। अमेरिका में रहता है, वो अमेरिकी नागरिक है, और वो उसने बेच दिया। उसके बाद बहुत सारे पैसे आए। उन पैसे में से कुछ पैसे वो दुनिया भर में ऐसी संस्थाओं को देता है जो नागरिक स्वतंत्रता की हितैषी हैं। उसने न्यूज़ क्लिक को फंड दिया था, इतने भर पे उसको बंद कर दिया। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अगर चीन से फंडिंग ले रहा है तो आप उसको क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे एस जयशंकर का बेटा काम करता है? क्या वो अंबानी का फाउंडेशन है इसलिए? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। हमारे देश के जेम्स बॉन्ड सबसे बड़े हिंदुस्तान के देशभक्त माने जाते हैं, मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। उनके रहते हुए पुलवामा में हमला हो गया, उनके रहते हुए पहलगाम हो गया, सब कुछ हो जाता है। उसके बावजूद भक्तों की दुनिया में वो पूज्य व्यक्ति हैं। एस जयशंकर जो हैं वो भी एक फाउंडेशन हिंदुस्तान में चलाते हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। और लोग ये कहते हैं विवेकानंद फाउंडेशन मोदी सरकार की नीतियां बनाता है, वो ही तय करता है, और ये जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, इसको बंद कर दो, इसको
फला कर दो, ऐसे करके देश को शिकंजे में लेना, आईटी सेल क्या करेगी, चैनलों को कैसे काबू करना है, इसमें विवेकानंद फाउंडेशन का दिमाग रहता है। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उसमें दिमाग बहुत सारे होते हैं क्यों विवेकानंद फाउंडेशन को। लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन थिंक टैंक है, एक और थिंक टैंक जो इस देश की सरकार की नीतियों को इन्फ्लुएंस करता है। 2009 में इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है अजित डोभाल। बीजेपी सरकार की विदेश सुरक्षा रणनीति में ये विचार विमर्श करता है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। इनके बेटे का नाम है शौर्य डोभाल। यह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल का बेटा शौर्य डोभाल। और एक और संस्था है, उससे ये जुड़ा हुआ है इंडिया फाउंडेशन से, जिसमें बीजेपी नेता और राम माधव, सुरेश प्रभु आदि के राजनीतिक नीति निर्धारण वगैरह में भूमिका है। अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि मणिपुर में जो हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ स्पष्ट तौर पर उसमें राम माधव की क्या भूमिका है। इन संस्थाओं के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने भी चीनी फंडिंग ली, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया। और लेकिन आपने फंडिंग नहीं ली होगी, मुझे नहीं पता, आप कह दो नहीं ली, कोई बात नहीं, मान जाऊंगा। यानी कि मैं अगर आपको कहीं किसी आदमी के साथ में रोज रोज कुछ करता हुआ दिखूं और मैं कह दूं मैंने इससे पैसे नहीं लिए, लेकिन फिर भी रिश्ता तो है। कैसे रिश्ता है? विवेकानंद फाउंडेशन और बीजेपी ने 2009 से 20 के बीच में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कई कम्युनिकेशन किए, संवाद किए। जनवरी 2009 में आरएसएस बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 5 दिन का संवाद करने बीजिंग और शंघाई गया। फैक्ट है 2011 से 14 के बीच में नितिन गडकरी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने वाली है 2014 में। ये उससे पहले की गतिविधि है। 2 इंपॉर्टेंट नेता नितिन गडकरी, अमित शाह चीन की यात्रा करते हैं। क्या लेने गए थे वहाँ? क्योंकि चीन के साथ में तो आपकी विचारधारा की दुश्मनी है, वो वामपंथी देश है। वामपंथियों को तो आप जो है जिंदा जलाने को तो उतारू रहते हो। आपकी रोज रोज की बातचीत में सब जगह वामपंथी तो आपके दुश्मन हैं। तो देश में सरकार फॉर्म होने से पहले 3 साल बड़े बड़े नेता आपके वहाँ चक्कर क्यों लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। 17 और 18 में राम माधव, अनिर्बान गांगुली जैसे नेता फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मेहमान बन के बीजिंग में जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये पार्टी चीन में इतने चक्कर क्यों लगा रही है। और अगर आप टाइमिंग देखो तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ विवेकानंद फाउंडेशन ने पीकिंग यूनिवर्सिटी, CIIS, CICIR जैसे चीन समर्थित संस्थाओं को बुलाया, उनके साथ सहयोग करके सेमिनार आयोजित किए। अब इसमें पैसा किसने खर्च किया ये कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन दोनों ने मिलकर सेमिनार आयोजित किए। और ये ऐसी संस्थाएं हैं जो चीन के लिए काम करती हैं। तो अगर न्यूज़ क्लिक वाला फार्मूला लागू करो तो किसको जेल में जाना चाहिए? कौन कौन अंदर होना चाहिए था? न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ संस्था चलाता है, एक मीडिया संस्थान चलाता है, और एक विदेशी संस्था से उसने चंदा ले लिया। संस्था से, NGO से जो रिकॉर्ड में चंदा दे रही है, और वो ऐसे कामों के लिए पूरी दुनिया में चंदा देती है। बस वो चीन की विचारधारा का समर्थन करता है तो उसको चीन की फंडिंग बोल दिया गया। बहुत सारे हमारे बीच के पत्रकार भी मानते हैं चाइनीज फंडिंग से चलता था। वो पढ़ते लिखते तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ज्ञान देना दिलवा लो, बहुत बढ़िया बढ़िया। खैर, तो ये जो है सेमिनार आयोजित की और इसमें बाकायदा रिकॉर्ड पे है सब। स्वदेशी जागरण मंच लगातार चीन के खिलाफ लड़ता रहता है। विचारधारा के तौर पे वामपंथी विचारधारा का दुश्मन नंबर 1 है आरएसएस की। उसके बावजूद यहाँ पर ये सब चल रहा है और स्वदेशी जागरण मंच दूसरी तरफ इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। 16 में मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट में चीनी कंपनियों को क्यों बुलाया बीजेपी सरकार ने, इसके खिलाफ इन्हीं का स्वदेशी जागरण मंच प्रदर्शन कर रहा है। पेटीएम में अलीबाबा का निवेश था, तो स्वदेशी जागरण मंच ने कहा इसका बहिष्कार करो। चीनी ऐप्स के
बहिष्कार का आंदोलन इन्होंने चलाया। यानी हम सबको कहा जा रहा है दिवाली के पटाखे चीन के मत खरीदो, ये मत करो, और हमारे देश के नीति निर्धारण में चीन का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों से साफ पता चलता है कि इस देश में चीन जो है उसको लेकर किस तरह से दोहरा रवैया है। वो चीन जो हमारे साथ में है, हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है, उस चीन के साथ आर्थिक लेन देन, सामूहिक आयोजन, उस चीन की यात्रा, ये सब एक्सपोज हो रहे हैं। और ये अपने आप में कान खड़े कर देने वाला विश्लेषण है उनके लिए भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते लिखते हैं। थोड़ा बाहर आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनलर्न हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, दोस्तों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।